मैं अपनी आला अदालतों पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि वो दबाव का शिकार हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में 10 दरख्वास्तें पेश करना चाहूँगा। थंबनेल पर तो मैंने लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 10 सवालात, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं और मैं ये जसारत नहीं कर सकता कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मुनसब से सवालात पूछ सकूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज जो दरख्वास्तें मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में पेश करूँगा, उन दरख्वास्तों पर गौर करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई मुनासिब फ़ैसला भी देंगे। लेकिन इन 10 दरख्वास्तों की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले मैं इस पहलू पर भी बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि हमारी अदलिया के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि अदलिया दबाव का शिकार हैं, और फिर वो कौन से ऐसे वाक़यात हैं जिसकी वजह से इन इल्ज़ामात को या इस तासुर को मज़ीद तक़वियत मिलती है। इस हवाले से मैं 3 वाक़यात जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। पहला वाक़या तब जब 2019 में मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अरशद मलिक का एक वीडियो स्कैंडल मंजर आम पे लाया गया, लेकिन देखा गया कि उस स्कैंडल के मंजर आम के पर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। गो के चंद दरख्वास्तें अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। उन दरख्वास्तों पर उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने FIA को तहकीकात करने का हुक्म भी दिया था, लेकिन ये देखा गया कि वो जो तहकीकात हुई अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल की, उसमें FIA ने सिर्फ एक पहलू पर तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन की कि किस तरीके से जज अरशद मलिक की वीडियोस जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा नासिर भट्ट ने बनाई, किस तरीके से वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की गई। लेकिन दूसरा जो पहलू था कि अरशद मलिक की वो गंदी वीडियो, वो मुबैना वीडियो जो अरशद मलिक साहब ने ख़ुद कहा कि मुझे दिखा के ब्लैकमेल किया गया, वो वीडियो किसने बनाई थी, वो वीडियो कब बनाई गई और वो वीडियो किसकी जानिब से अरशद मलिक को दिखा के ब्लैकमेल किया गया, इस पहलू पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से FIA से तहकीकात नहीं कराई गई। अगर उस वक्त जो है इस मामले पर, इस वीडियो स्कैंडल के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है वो सख्त एक्शन लेती, तो शायद ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट्स के ऊपर कि अदलिया दबाव का शिकार है, डिक्टेशन के तहत फ़ैसले इनसे लिए जाते हैं, ये फ़ैसले करते नहीं, तो शायद ये जो इल्ज़ामात का सिलसिला है ये उसी वक्त थम जाता। दूसरा जो वाक़या नोट किया गया, जैसे शौकत अज़हर सिद्दीकी ने अपनी सर्विस के दौरान एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट पर भी ये देखा गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हत्ता कि जो उनकी अपनी मदर अपना अदालत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से भी कोई एक्शन जो है वो इनिशिएट नहीं किया गया। गो के सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने इस शौकत सिद्दीकी के उस बयान के ऊपर जिसमें उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, कुछ शख्सियात का जिक्र भी किया था, उस पर जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने कार्रवाई करते हुए शौकत अज़हर सिद्दीकी को उनके ओहदे से फ़ारिग कर दिया था। लेकिन जो उनका स्टेटमेंट था, जो उन्होंने कुछ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, उस पहलू पर आज तक जो है वो किसी अदालती फ़ोरम पर तहकीकात नहीं कराई गई, और वो जो एलिगेशन है वो आज भी जो है वो तस्वीया तलब हैं, वो आज भी जो है वो तहकीकात तलब हैं। अगर उस वक्त भी इस मामले का सीरियसली नोटिस लिया जाता तो शायद ये मामला तब भी थम जाता। लेकिन देखा गया कि इस मामले से सरफ़ नज़र किया गया पाकिस्तान की आला अदालतों की जानिब से। और फिर तीसरा वाक़या पेश आया जिसमें जो गिलगित बिल्तिस्तान के चीफ जज हैं राना शमीम, उनका एक बयान हल्फी सामने आया। उस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस पर एलिगेशन लगाए गए, उनका नाम सामने आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई सोमोटो एक्शन नहीं लिया, कोई नोटिस नहीं लिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, और उसमें बज़ाहिर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यह करार दिया है कि बज़ाहिर ये जो बयान हल्फी राना शमीम का मंजर आम पर आया है, ये फ़ेक लगता है, ये फ़ॉल्स लगता है, क्योंकि इसमें जो हक़ाइक़ हैं उनकी ख़बर शाया करने से पहले उनकी तहकीकात या उसे वेरीफाइड नहीं किया गया। लेकिन एक जो बात जैसे अतहर मिनल्ला साहब ने की कि आखिर क्या वजह है कि वो बयान हल्फी जो है वो 3 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद जो है वो राना शमीम अहमद की तरफ से मंजर आम पर आता है, या नून लीग की तरफ से उसे मीडिया को जारी किया जाता है। तो 3 साल का एक रिमार्क्स दिया गया कि 3 साल के बाद या 3 साल का अरसा गुजरने के बाद ये बयान हल्फी मंजर आम पर आया। लेकिन यहाँ पर फिर लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि अगर राना शमीम ने 3 साल के बाद ये बयान हल्फी दिया है, तो उससे पहले शौकत अज़हर सिद्दीकी ने अपनी सर्विस के दौरान ही, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने क्या एक्शन लिया, ये सवाल भी पूछा जाता है। ये वो 3 वाक़यात हैं, अगर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जानिब से बर वक्त एक्शन लेके
इन डेप्थ जो है इसकी इंक्वायरी कराई जाती, तहकीकात कराई जाती, तो शायद अदलिया से मुतल्लक ये जो तासुर है या जो एलिगेशन लगाए जाते हैं या जो बार्स के अंदर बातें की जाती हैं या जो मुख्तलिफ वकला के चैम्बर्स में बातें की जाती हैं, इन तमाम एलिगेशन का ये जो एक तासुर है इसका सिलसिला जो है वो थम जाता। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे जो है वो वाक़यात हो चुके हैं, बल्कि एक तीसरा वाक़या भी है, उसका ताल्लुक़ जो है वो अदलिया से नहीं है, क्योंकि पहले जितने भी 3 वाक़यात मैंने आपको गिनवाए हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो अदलिया से है। जब भी ये तासुर सामने आया कि अदलिया आज़ाद नहीं, तो अदलिया के अंदर से ही जो है वो लोग निकल के सामने आए और उनकी जानिब से जो है वो मुख्तलिफ एलिगेशन लगाए गए या मुख्तलिफ जो है वो एतराफ़ात किए गए, इंकशाफ़ात किए गए, जिसमें अरशद मलिक भी हैं, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी भी हैं, चीफ जज राना शमीम भी हैं। लेकिन तीसरा जो वाक़या है वो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का है। उनका एक वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे आज भी वायरल है और 2016 में भी वायरल हुआ था, जब उन्होंने कामरान शाहिद को इंटरव्यू देते कहा था कि मेरा जो ECL से नाम निकाला गया है वो बैरूनी दबाव का नतीजा है। और उस स्टेटमेंट में, उस इंटरव्यू में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यह भी कहा कि मेरा नाम ECL से निकलवाने के लिए जो है वो किस तरीके से जो है वो अदलिया को मैनेज किया गया, तो वो भी एक वाक़या है। उस पर भी हमने देखा कि आला अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और हम इस बात के विटनेस हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक वज़ारत दाखिला की सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत चल रही थी, तो देखा गया, इस बात को नोट किया गया कि वज़ारत दाखिला भी हिचकिचाहट का शिकार है। उनकी तरफ से जो अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत में आर्गू कर रहे थे, वो भी बड़े रिलक्टेंट दिखाई दे रहे थे। और जो 5 रुकनी बेंच बैठा था उसमें भी जो है वो एक हिचकिचाहट दिखाई दे रही थी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि हमने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया है कि परवेज़ मुशर्रफ का नाम जो है वो ECL से निकाला जाए, लेकिन हमारी अपील ये है कि परवेज़ मुशर्रफ का नाम जो है वो ECL से ना निकाला जाए। लेकिन अदालत बार बार जो है उस अपील पर फ़ैसला करने के बजाय अटॉर्नी जनरल से पूछ रही थी कि आपका मौक़िफ़ क्या है, वज़ारत दाखिला के इंस्ट्रक्शन क्या हैं। तो उसके बाद फिर फ़ैसला तो हो गया, अदालत ने फ़ैसला दे दिया, परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकल भी गया। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला था वो वज़ारत दाखिला के सुपुर्द कर दिया कि अगर आपने ECL में नाम रखना है या नहीं रखना, इसका फ़ैसला आप कर लें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कोई फ़ैसला नहीं किया कि आया कि परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL पे रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मामला जो है, बॉल जो है वो वज़ारत दाखिला की कोर्ट में जो है वो डाल दी गई थी। तो ये वाक़यात हैं जिसकी वजह से मेरे ख़्याल से अदलिया के ऊपर जो है वो एलिगेशन लगते हैं। अब जो 10 दरख्वास्तें मैंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में आज के इस प्रोग्राम में पेश करना चाहूँगा, और इन दरख्वास्तों को अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए पेश करने का जो मकसद है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वो सवाल उठा सकते हैं कि बराह रास्त जो है हम ये दरख्वास्तें चीफ जस्टिस की खिदमत में क्यों पेश नहीं कर रहे, और इस प्रोग्राम के ज़रिए क्यों ये दरख्वास्तें जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमसे, जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, हमें ये लगता है कि बज़ाहिर उन्होंने हमसे दूरी अख्तियार कर रखी है। अगर ये दूरियां ना होती तो ये जो दरख्वास्तें आज मैं यूट्यूब चैनल के ज़रिए उनकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, तो शायद बराह रास्त उनके साथ पेश करते। चंद एक मरतबा बात भी हुई, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ़ौरी तौर पे हमसे दूर चले जाते हैं कि सहाफ़ी कोई सवाल करेंगे, उनका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इस पर ज़्यादा बहस नहीं करते। अब जो 10 दरख्वास्तें हैं वो मैं आप नाज़रीन को पढ़ के सुना देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, आपने पिछले साल जो है वो एहतसाब की 120 नई अदालतें कायम करने का हुक्म दिया था। इस साल को 1.25 साल का अरसा गुजर चुका है और अभी तक जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से एहतसाब के अमल को तेज़ करने के लिए, क्योंकि आपका ये कहना था कि इस बात को नोट किया गया है कि एहतसाब अदालतों में जो करप्शन के केसेस हैं वो सालों चलते रहते हैं, और जो मुल्ज़म होता है, जो एक्यूज़ होता है, वो भी जो है वो दबाव का शिकार रहता है, उसका केस का फ़ैसला नहीं होता, वो जेलों में रहता है। तो इस चीज़ को आपने करटेल करने के लिए, एक बेहतरी के लिए फ़ैसला दिया था कि फ़ौरी तौर पे 120 अदालतें कायम की जाएं, लेकिन आपके हुक्म के बावजूद आज तक वो 120 अदालतें कायम ना हो सकें। इस मामले पर भी आप गौर करें, और ये हमारी दरख्वास्त है कि इसको टेकअप करके ये 120 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएँ, ताकि 1 या 2 साल के अंदर ये जो करप्शन के मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो मुल्क की एक सियासत है उसमें हर वक्त भौचाल सा रहता है, तो बहुत सारी चीज़ों से निजात मिल जाएगी। अगर ये 120 अदालतें अगर ज़्यादा अरसे के लिए नहीं तो कम से कम 1 से 2 साल या 3 साल के लिए कायम कर दी जाएँ, तो बहुत सारी बेहतरी देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपने दूसरी जो दरख्वास्त है, आपने जो सेक्रेटरी कानून है, जो इस वक्त एक्सटेंशन के ऊपर हैं,
जो एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं, आपने यह हुक्म दिया था कि मुस्तकिल सेक्टरी कानून लगाया जाए, लेकिन आपके इस हुक्म के बावजूद आज तक जो है 1 साल का अरसा गुजर गया है, बल्कि 1 साल नहीं गुजरा, कोई 8 माह गुजर चुके हैं। आपके हुक्म के बावजूद वजारत कानून में मुस्तकिल सेक्टरी कानून की तैनाती नहीं हो सकी। तो ये भी दरख्वास्त है कि इस मामले पर भी गौर करें कि आपके हुक्म को किस ज़िम्मेदार की तरफ से जो है वो वायलेट किया जा रहा है। तीसरी जो हमारी दरख्वास्त है वो ये है कि पनामा के स्कैंडल में आपने नवाज शरीफ का एहतसाब किया, नवाज शरीफ को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल भी करार दिया। लेकिन जो जमात इस्लामी की दरख्वास्त थी वो सिर्फ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं थी, उसमें जो पनामा में जो स्कैंडल आया था जिसमें 436 पाकिस्तानियों के नाम थे, उन सब का एहतसाब करने की दरख्वास्त जमात इस्लामी की जानिब से दायर की गई थी। नवाज शरीफ के केस का तो आपने एक मिसाल के तौर पे लिया, एक उसका एग्जाम्पलरी जो है वो आपने के तौर पे लिया। तो बाकी जो 435 लोग हैं जिन पर पनामा स्कैंडल में एलिगेशन लगा कि उन्होंने पैसा पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करके वहाँ पे जायदादें बनाई हैं, उनका एहतसाब भी करें। इस दरख्वास्त को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और अभी चंद रोज़ पहले जमात इस्लामी की जानिब से पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए एक अलग से मुतफरक दरख्वास्त दायर की गई है, उसे भी ज़ेर गौर ला कर समाअत के लिए मुकर्रर करें और एक मुनासिब बेंच बनाकर इस सारे मामले पर, करप्शन के स्कैंडल के ऊपर जो है वो कोई मुनासिब फ़ैसला जो है वो सादर किया जाए। चौथी जो हमारी दरख्वास्त है वो ये है कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को ख़ुसूसी अदालत की जानिब से संगीन गद्दारी के मुकदमे में आर्टिकल 6 के मुकदमे में जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई गई, सज़ाए मौत सुनाई गई। और उस फैसले के ख़िलाफ़ साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान के साबिक़ सदर रहे हैं, उनके ऊपर एक स्टिग्मा है कि उन्होंने गद्दारी की है। वो आर्मी चीफ़ भी रहे, लेकिन वो जो अपील परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से दायर की गई उस पर एतराज़ात लगाए गए और एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो चैम्बर अपील दायर की गई थी वो अपील आज भी अदालत में जो है वो ज़ेर इल्तवा पड़ी है। मुनासिब ये रहेगा कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, उन्हें मद्देनज़र रखते हुए कि उनके पूरे करियर के ऊपर एक स्टिग्मा लगाया गया है, उसका अगर दाग धुल सकता है तो उस दाग को धो दिया जाए। लेकिन अगर उनका जुर्म बनता है आर्टिकल 6 का, तो तब भी इस केस को समाअत के लिए लगाकर कोई मुनासिब बेंच बनाकर जो है वो फ़ैसला किया जाए, किसी भी साइड पे उन परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में किया जाए या उनके ख़िलाफ़ बनता है तो ख़िलाफ़ किया जाए। लेकिन अगर इसी तरह से वो ज़ेर इल्तवा रहेगा तो ये बातें होती रहेंगी कि परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क के साथ गद्दारी की है और एक अदालत का फ़ैसला मौजूद है। इसी तरह से जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हैं, 2018 के इलेक्शन में वो जीते, लेकिन जीतने के बाद उन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से उन्हें डी-सीट कर दिया गया धांधली के इल्ज़ाम के ऊपर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से आज 3.25 साल गुजरने के बावजूद भी उनका मामला जो है वो ज़ेर इल्तवा पड़ा है। धांधली हुई, धांधली नहीं हुई, इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो दायर की जा चुकी है। तो इस पर भी मेरे ख्याल से इस केस को टेकअप करें और इसे भी समाअत के लिए मुकर्रर करके जो फ़ैसला बनता है, जिसके हक़ में बनता है, वो फ़ैसला जो है वो जारी किया जाए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, ये 6ठी दरख्वास्त है। उन्होंने नोटिस लिया था गुज़िश्ता साल अक्टूबर में, जो चीफ अपना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर में एक ख़िताब किया था। उस ख़िताब के दौरान जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे उस तकरीब में मौजूद थे। इस लीगल पॉइंट के ऊपर ये सोमोटो एक्शन लिया गया था और आपको ये मामला भेजा गया था कि इस पर मुनासिब बेंच बनाकर जो है इस लीगल पॉइंट का फ़ैसला किया जाए। उम्मीद करते हैं कि इस नुक्ते को भी, इस दरख्वास्त को भी आप ज़ेर गौर लाएंगे और उस नोटिस के ऊपर बेंच बनाकर उस मामले को जो है किसी बेंच के सपोर्ट किया जाएगा ताकि उसका कोई फ़ैसला हो सके। 7वीं दरख्वास्त मेरी ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ को आपके एक हुक्म के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिका मुकदमा सुनने से रोक दिया गया। उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर हो चुकी है, महीने हो चुके हैं, गुज़र चुके हैं उस दरख्वास्त को दायर हुए। उस नज़रसानी की दरख्वास्त को भी समाअत के लिए लगाया जाए और 3 रुकनी बेंच बनाना है, 5 रुकनी बनाना है, या जितना भी बड़ा बेंच बनाना है वो बनाकर इस मामले पर भी कोई जो फ़ैसला बनता है आइन के नज़र में, कानून की नज़र में, वो फ़ैसला भी सादर किया जाए। 8वां जो है क्रिएटिव रिव्यू, जो हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ की नज़रसानी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था, अक्सरियत ने 6 जजेज़ ने कि नज़रसानी की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ के जो इल्ज़ामात थे उन पर उन्हें एक रिलीफ़ दिया गया, उनकी अहलिया को रिलीफ़ दिया गया। तो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत की जो क्रिएटिव रिव्यू की दरख्वास्त है, जिस पर एतराज़ात लगाए गए थे, लेकिन एतराज़ात के ख़िलाफ़ फिर CM अपीलें दायर की गई थी,
तो इन अपीलों पर भी जो है वो बेंच बनाकर जो फ़ैसला बनता है वो भी जो है वो आपको करना चाहिए। ये भी हमारी दरख्वास्त है। शौकत अज़ीज़ सदीक़ी की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्त थी, ये एक नामी हमारी दरख्वास्त है। ये भी काफ़ी महीनों से इसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। तो मुनासिब ये रहेगा, अगर आपको मुनासिब लगे, मैं नहीं कह रहा, अगर आपको मुनासिब लगे तो इस केस को भी लगा कर फ़ैसला जो है वो जो बनता है वो किया जाए, या इस केस को कम अज़ कम कंक्लूड ज़रूर कर लिया जाए। अब ये 10वीं जो दरख्वास्त है वो ये है कि मंशियात के केस में राना सनाउल्लाह हनीफ अब्बासी की जो ज़मानतें मंजूर हुई थी, उन ज़मानतों को ANF की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और वो जो अपीलें हैं ज़मानत की कैंसिलेशन की ANF की, वो भी काफ़ी अरसे से, बल्कि 1 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है, आपकी अदालत में पड़ी हैं, ज़ेर अल्तवा हैं। उन्हें भी समाअत के लिए मुकर्रर करें और देखें कि आया कि हनीफ अब्बासी की और राना सनाउल्लाह की ज़मानत बनती थी तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो फिर उनकी ज़मानतें कैंसिलेशन की जाएं, क्योंकि ANF को उनकी गिरफ़्तारी दरकार है। और जब तक ये अपीलें बेल कैंसिलेशन की आपके पास ज़ेर समाअत रहेंगी, हनीफ अब्बासी पर भी दबाव रहेगा, राना सनाउल्लाह पर भी दबाव रहेगा, और ANF भी चाहेगा कि इन अपीलों पर फ़ौरी तौर पर समाअत करके कोई फ़ैसला आए, ताकि इस अपीलों की फ़ेट का जो है वो पता चल सके कि क्या फ़ैसला आता है। क्या हनीफ अब्बासी को गिरफ़्तार करना है, राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करना है, नहीं करना, कोई अल्टीमेटली कोई ना कोई डिसीजन हो जाएगा। 11वीं जो दरख्वास्त है, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल, और इस तरह के बहुत सारे पॉलिटिकल फ़िगर हैं जिनकी ज़मानतें जो है वो हाई कोर्ट से मंजूर हुई, लेकिन उन ज़मानतों को नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इन दरख्वास्तों को भी आज तक जो है वो समाअत के लिए, एक भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अगर हमारी इस दरख्वास्त को मुनासिब समझें तो इन बेल कैंसिलेशन की नैब की दरख्वास्तों को भी समाअत के लिए लगा कर इस पर जो है वो आर्गूमेंट्स लिए जाएं, इस मामलात को देखा जाए कि आया के ज़मानतें ठीक दी गई हैं या ठीक नहीं दी गई। तो जो भी फ़ैसला बनता है, इधर वन साइड और द अदर साइड, तो वो फ़ैसला भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अब सादिर कर देना चाहिए। लेकिन जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये जो दरख्वास्तें हैं आपको मुनासिब लगी हैं तो आपकी सवाबदीद है इस पर फ़ैसला करना, इन्हें समाअत के लिए मुकर्रर करना। लेकिन आज के इस प्रोग्राम से अगर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं अगर कोई तौहीन अदालत का एलिमेंट सामने आता है, मैंने अगर कोई ऐसी बात कर दी है, तो मैं इसी प्रोग्राम के ज़रिए मैं गैर मशरूत माफ़ी भी मांगता हूँ, और आपके ख़ुद को आपके रहम करम पे भी छोड़ता हूँ कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन बहरहाल आज के प्रोग्राम में सब देखने वालों से इजाज़त चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा, और जो दरख्वास्तें आज रखी गई हैं चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की खिदमत में, वो भी यही चाहेंगे कि इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करके जो फ़ैसला बनता है वो फ़ैसला कर दिया जाए। लेकिन देखने वालों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।